आज मैं वाल्टियर डिवीजन के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत जो वाल्टियर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह पेपर टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि 25% QS की कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें तो एग्ज़ाम डेट की तो यह अभी हाल ही में 5 नवंबर 2023 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 1 घंटा 120 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो थे वह 1 मार्क्स के रखे गए थे। इसके अलावा हम बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर अगर बात करें पहले प्रश्न की तो व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर, यानी सेंटर बफर कपलर का जो सबसे कमज़ोर कड़ी होता है वो कौन सा होता है, तो इसके जो नकल होते हैं वो इसके बिगेस्ट लिंक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन LHB कोचेज बिल्ट स्लैक एग्जिस्टर इन ब्रेक सिलेंडर इज, यानी LHB कोचों में ब्रेक सिलेंडर में डैश स्लैक एग्जिस्टर बनाया गया है। तो LHB कोचेज की अगर बात करें हम स्लैक एग्जिस्टर की तो यह इनबिल्ट होते हैं और यह सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म के साथ होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर नॉट मैच के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कंडम्बिनेशन लिमिट्स होता है व्हील्स का वह हम टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से मेजर करते हैं, तो ये हमारा सही मैच कर रहा है। सेकेंड हम देखेंगे तो फ्लैट स्किडेड, यानी जो हमारा फ्लैट सरफेस वगैरह जो व्हील ट्रेड पर होते हैं वो भी हम मेजर, जो हम फ्लैट टायर की लिमिटेशन जो हमारा कोचे जो लोको के लिए 50 mm और वैगन के लिए 60 mm होता है तो वो भी हम टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से मेजर करते हैं। शार्प लेंथ भी हम टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से मेजर करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो स्लैक टायर यह हमारा सही मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हील डिफेक्ट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक व्हील डिफेक्ट्स नहीं है। यहाँ पर नॉट के लिए बोला गया है। तो स्लैक गेज की अगर बात करें हम तो यह हमारा व्हील से रिलेटेड डिफेक्ट्स है। जब हमारा व्हील गेज अगर 1682 यानी मोर देन 682 अगर होता है तो उस केस में हम इसे स्लैक गेज के नाम से जानते हैं, यानी मोर देन 1682। वहीं अगर टाइट गेज की अगर बात करें जब व्हील गेज हमारा लेस देन 1670 mm अगर होता है हमारा तो उसे हम टाइट गेज के नाम से जानते हैं। वहीं फ्लैट प्लेसेस हमारा व्हील डिफेक्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन टाइट टायर हमारा कोई तरह का डिफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड इन LHB कोचेज द ब्रेक विल बी, जब भी ब्रेक इंडिकेटर हमारा रेड कंडीशन को इंडिकेट करेगा तो उस समय जो ब्रेक होगा हमारा वह अप्लाइड कंडीशन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन अगर देखें अगर तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा बताया गया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें रिलीज कंडीशन को तो यह जब हमारा ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन अगर इंडिकेट करेगा तो वो हमारा रिलीज कंडीशन को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच पाइप इज चार्ज्ड विथ 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर इन ट्रेन, ट्रेन में किस पाइप को
0 kg/cm² से हवा से हम चार्ज करते हैं, तो यह हमारा BP प्रेशर होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ब्रेक पाइप में हमारा जो प्रेशर होता है वो इंजन में 5 kg, और वहीं ब्रेक वाल्व में अगर बात करें तो मिनिमम 4.8 होना चाहिए अगर कोचेज के केस में अगर हो तो। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड वाटर लेवल इंडिकेटर ऑन वाटर टैंक। जो हमारा वाटर टैंक के अंतर्गत जो हमारा इंडिकेटर लगा होता है, लेवल इंडिकेटर, वो उसका लगाने का क्या पर्पस होता है, तो यह हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कैपेसिटी ऑफ अग्यरी रिजर्वायर इन ICF कोचेज। यानी ICF कोचेज के अंतर्गत जो एयर टैंक होता है उसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो यह 200 लीटर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर जो लगा होता है LHB कोचों में व्हील्स के ऊपर, एक्सल के ऊपर, तो वहाँ पर हम बात करें इसको लगाने का उद्देश्य होता है ताकि वह जो चक्के का रिवोल्यूशंस है उसको कंप्यूट करके माइक्रो प्रोसेसर को भेजा जा सके। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू कंप्यूट द रिवोल्यूशंस ऑफ ईच एक्सल्स। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट्स UST इज डन। यानी UST किस दोष का पता लगाने के लिए हम करते हैं, तो जो हमारा एक्सल्स पर जो हमारा इंटरनल क्रैक्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम UST यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट का मदद लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल क्रैक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड फॉर LHB कोचेज। यानी LHB कोचों में जो हमारा ब्रेक ब्लॉक्स, जो ब्रेक पैड हमारा यूज किया जाता है उसकी अगर बात करें न्यू डाया की तो वो हमारा 35 mm। वहीं कंडम लिमिट की अगर बात करें तो यह हमारा 7 mm पर जब हमारा रिड्यूस होकर आता है तो हम उसको सर्विस से कंडम कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स शुड बी चेंज्ड इफ वर्न आउट बियॉन्ड। यदि के प्रकार के जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं उसको अगर कितना mm तक अगर हिसाब होता है तो उसके बाद हम उसको बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें हम के टाइप ब्रेक ब्लॉक की, तो यह मेनली हमारा जो BMBS और BMBC वाले जो हमारे कोचेज होते हैं उसमें हमारा के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो इस केस में हम बात करें अगर कि कितने mm पर हमें चेंज करने देना चाहिए जब वो बर्न आउट हो जाए उस लिमिट से, तो 12 mm तक अगर हम उसमें लिमिटेशन होता है उसके बाद हम इसको सर्विस से कंडम कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही जो हमारा L टाइप ब्रेक ब्लॉक जो होता है, जो कि हमारा फ्रेट स्टॉक जो हमारा कन्वेंशनल टाइप अंडर फ्रेम जो ब्रेक सिलेंडर होते हैं, तो उस केस में हमारा यह ब्रेक ब्लॉक का यूज किया जाता है जिसकी कंडमिंग लिमिट हमारा 10 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश एग्जामिनेशन हैज हाई वैलिडिटी। यानी किस जो हमारे अलग अलग प्रकार के फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत एग्जामिनेशंस के प्रकार होते हैं, तो उस केस में अगर बात करें हम तो सारे का अलग अलग कुछ टाइम पीरियड वैलिडिटी पीरियड होता है। तो एंड टू एंड की अगर बात करें हम तो जब गाड़ी लोडिंग होती है उसके बाद फर्स्ट अनलोडिंग के बाद ये इसकी BPC इनवैलिड हो जाता है। यानी फर्स्ट डेस्टिनेशन पर अगर पहुंच जाते हैं उसके बाद इसकी BPC इनवैलिड कर दिया जाता है। वहीं प्रीमियम की अगर बात करें तो इसकी वैलिडिटी 12 + 5 डेज का होता है। वहीं अगर बात करें CC यानी क्लोज सर्किट रेक की, तो इसकी BPC हमारा कहीं कहीं या कुछ रेक्स के लिए 35 डेज, और बॉक्सन खासकर बॉक्सन HL जो हमारा है उसमें यह BPC की जो वैलिडिटी दिया जाता है वह 35 + 5 डेज का दिया जाता है। यहाँ पर हाई वैलिडिटी पीरियड पूछा गया था तो CC रैक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
वहीं कहीं कहीं आपसे स्पेशल प्रीमियम पूछा जाता है, तो स्पेशल प्रीमियम का आप ध्यान रखिए कि 20 + 5 डेज स्पेशल प्रीमियम के केस में होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश बियरिंग इज यूज्ड इन कैसनब बोगी। कैसनब बोगी में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें CTRB इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन विच टेस्ट शुड ब्रेक अप्लाई व्हेन प्रेशर इज ड्रॉप्ड बाय 6 kg/cm² इन 6 सेकेंड। यानी किस परीक्षण में 6 सेकेंड में अगर प्रेशर 6 kg/cm² से ड्रॉप किया जाता है, यहाँ पर आप ध्यान रखें 0.6 kg होना चाहिए, 0.6 kg होता है। इन 6 सेकेंड, तो जब 0.6 kg/cm² का प्रेशर जब 6 सेकेंड में ड्रॉप किया जाता है तो इस टेस्ट को हम सेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा DB सेंस करना चाहिए, DB सेंस करना चाहिए और साथ ही साथ गाड़ी में ब्रेक अप्लाई भी होनी चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, द कलर ऑफ BPC ऑफ प्रीमियम रेक इज, यानी जो प्रीमियम रेक के लिए जो BPC का कलर कोड होता है वो हमारा कौन सा होता है? तो इस केस में हमारा ग्रीन कलर का पेपर यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए जो BPC जो परसेंटेज होता है वो मिनिमम ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर 95% ब्रेक पावर होनी चाहिए, जहाँ से यह BPC इशू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में कौन सा पार्ट्स यूज नहीं किया जाता है? तो डैशपोर्ट हमारा यूज होता है, साइड बियर भी होता है, BSS हैंगर इन बोलस्टर सस्पेंशन जो हैंगर होता है हमारा वो भी होता है हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन के पास, लेकिन जो WSP हमारा है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन वो हमारा LHB कोच में यूज किया जाता है व्हील को स्किड होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हील गेज डिस्टेंस बिटवीन 2 व्हील्स। यहाँ पर ध्यान रखिए जो व्हील गेज का डिफिनीशन होता है वो 1 एक्सेल्स पर जो हमारा 2 व्हील्स के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं उसे हम व्हील गेज के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर लिमिटेशन की अगर बात करें तो यह 1600 + 2 - 1 mm के इसका रेंज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रू और फॉल्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म्स आर प्रोवाइडेड इन ICF कोचेज। यानी क्या ICF कोचेज में हमारा जो आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म का प्रावधान है? तो यह रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा आर्टिकुलेटेड जो कंट्रोल आर्म होते हैं वो हमारा प्राइमरी सस्पेंशन के पास LHB कोच यानी जो फिएट बोगी होते हैं हमारा वहाँ पर यह लगा होता है। तो यहाँ पर ICF कोच के रिगार्डिंग में पूछा गया था, तो यह स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी। यानी जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर हमारा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो मिनिमम 100% होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डट कलेक्टर। डट कलेक्टर का क्या कार्य होता है? तो जब भी हमारा जो मेन पाइप से प्रेशर आता है उसको डक्ट को कलेक्ट करके छान कर प्रेशर को क्लीन करके ब्रांच पाइप में भेजने का काम हमारा डट कलेक्टर ही करता है। तो यहाँ पर क्लीन एयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर डैश कार B यूनिट्स। नहीं, या चूंकि आप जानते हैं कि एक यूनिट में टोटल 5 कार्स लगे होते हैं BLC के अंतर्गत, और एक यूनिट में अगर बात करें कंपोजिशंस की तो दोनों एंड में यहाँ पर
ए कार लगे होते हैं और बीच के जो 3 कार्ड्स होते हैं वह बी कार के टाइप्स होते हैं, जो कि SDB यानी स्लैकलेस ड्रो बार के जरिए कनेक्टेड होता है और ए कार के 1 एंड पर हमारा CBC लगा होता है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि एक यूनिट में नंबर ऑफ बी कार की संख्या कितना होगा, तो टोटल 3 की संख्या में हमारा बी कार लगे होते हैं एक यूनिट के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीवा। फीवा का मीनिंग अर्थ क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। यानी जब भी हमारा अगर ईयर लीकेज, जो हमारा ईयर स्प्रिंग बेल्लो में अगर कोई लीकेज होता है अगर हमारा इन रूट के दौरान, तो उस दौरान हमारा गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और जो हमारा हिसिंग साउंड जो ब्रेक पाइप से जो प्रेशर होता है फीवा यूनिट के पास लगा होता है, वहाँ से ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, जिस कारण हमारा गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टैबलेट्स आर यूज्ड इन IR DRDO बायोटॉयलेट्स। यहाँ पर RDSO के जो बायोटॉयलेट टैंक्स होते हैं उसमें जो टैबलेट्स का यूज किया जाता है क्लीन करने के लिए, उसमें हमारा जो क्लोरीन होता है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर KMnO4 दिया गया है जो कि हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट्स को इंडिकेट करता है, या तो क्लोरीन को इसके स्थान पर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट माइट बी कॉजेज फॉर ट्रेन पार्टिंग। यानी ट्रेन पार्टिंग होने का क्या कारण हो सकता है। तो ट्रेन पार्टिंग की अगर बात करें तो इसमें हो सकता है कि जो हमारा CBC हो वो डिफेक्टिव हो, या इसके या जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं हमारे लॉकिंग पीस नकल वगैरह उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए हो। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, वो प्रॉपर तरीके से उसको रन नहीं कर पा रहे हो, तो इस कंडीशन में भी यह ट्रेन पार्टिंग का मेजर कॉजेज बन सकता है। या तो यहाँ पर बात करें जो संटिंग वगैरह के दौरान जो ऑपरेटिंग स्टाफ होते हैं उनके द्वारा प्रॉपर मार्शलिंग की जो रिक्वायरमेंट होता है रैक के फॉर्मेशन के दौरान, तो वो उस दौरान इम्प्रॉपर मार्शलिंग कर रखे हो, तो यह भी मेजर कॉजेज हो सकते हैं ट्रेन पार्टिंग का। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHV। LHV का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे प्रश्न कभी कभी एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं कि LHV कोचेज का लेंथ ओवर बॉडी जो डिस्टेंस होता है वह कितने mm के होते हैं, तो यह 23,540 mm का होता है। वहीं लेंथ ओवर कपलर कितना होता है, तो यह 24,000 mm का होता है। वहीं अगर आपसे विड्थ पूछा जाता है तो यह 3240 mm के होते हैं। तो यह सारे डायमेंशन को आप याद रखें क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट बेसिस पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करिए अगर, तो द CBC फिटेड ऑन LHV कोचेज हैज विच फीचर्स। यानी LHV कोचों में लगे CBC में कौन सा विशेषता यानी फीचर्स होता है, तो यह एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। इसमें जो पॉकेट्स वगैरह लगते हैं, हमारे जो हेड जो इसके जो हमारा H टाइप का जो CBC होता है हमारा LHV कोचेज के अंतर्गत, इसके हेड में जो शेप होता है उसके कारण यह एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के यह प्रावधान होता है। तो यहाँ पर हमारा बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका यह पर्पस होता है कि जब भी हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं मेजर, वहाँ पर यह एक दूसरे के ऊपर कोचेज नहीं चढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रू और फॉल्स। एनारोबिक बैक्टीरिया इज यूज्ड इन बायोटॉयलेट्स। यानी यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग बायोटॉयलेट्स के अंतर्गत किया जाता है या नहीं किया जाता है, या ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर यह ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो विच सिस्टम इन LHV कोचेज प्रिवेंट स्कीडिंग और स्लाइडिंग ऑफ व्हील्स। यानी LHV कोचों में कौन सा सिस्टम पहियों को स्कीडिंग या स्लाइडिंग होने से बचाता है, तो इसमें जो हेल्प करता है वो हमारा WSP डिवाइस करता है।
जो कि व्हील को स्थिर होने से बचाता है। इसमें जो हमारा पार्ट्स लगे होते हैं फोनिक व्हील्स, जिसको रिवोल्यूशंस को काउंट करता है हमारा स्पीड सेंसर्स। उसके बाद ये अपने सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर्स को भेजता है। माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा रिवोल्यूशंस को काउंट करके प्रेशर स्विचेस के माध्यम से हमारा सिग्नल डंप वाल्व यानी एंटी स्किड वाल्व को भेजता है और इसी प्रकार हमारा सारे एक्सल्स की स्पीड को सेम रखने का काम करता है। यानी यह व्हील को स्किड होने में बचाने में यह मदद करता है WSPC डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन ऑफ SCTR? SCTR का क्या अर्थ होता है? तो यह सिंगल कार्ड टेस्टिंग होता है। जब भी कोचेज POH या IOH के दौरान जाता है तो सिंगल बाय सिंगल टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट होता है कोचेज का, तो उस दौरान हम SCTR के माध्यम से इसकी एयर ब्रेक सिस्टम की हम जांचेज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो फीड पाइप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज चार्ज विद कंप्रेस्ड एयर एट, यानी ट्रेन की पूरी लंबाई में फीड पाइप को कंप्रेस्ड एयर प्रेशर से जो चार्ज किया जाता है वो कितने kg प्रेशर से चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें फीड पाइप की तो इसका सबसे पहले आप जान लें कलर कोड। तो यह इसके लिए जो कलर कोड यूज किया जाता है वो वाइट कलर यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो प्रेशर होता है थ्रू आउट ट्रेन वह 6 kg का प्रेशर इसमें थ्रू आउट ट्रेन होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्पीड ऑफ मेडिकल वान इज फिक्स्ड एट डैश किलोमीटर पर आवर। मेडिकल वान की जो स्पीड लिमिट्स होता है वो 100 kmph रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 100 kmph। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन पैलेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइसेस इज यूज्ड इन वैगन्स। जो हमारा BLC वैगन में जो हमारा मेनली एम्प्टी लोडेड बॉक्स के स्थान पर जो डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम हमारा LSD डिवाइस है, यानी लोड सेंसिंग डिवाइस। ये लोड को सेंस करके इसकी संख्या हमारा प्रत्येक ट्रॉली पर 1 होता है, पर बोगी 1 होता है। वही बात करें पर कार की तो पर कार की संख्या में हमारा 2 की संख्या में इसका नंबर्स होता है LSD का। यह हमारा लोड को सेंस करके उसी प्रकार प्रेशर हमारा ब्रेक सिलेंडर को भेजने का काम करता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर की तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, LSD। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड फॉर LHB कोचेज। LHB कोचेज के लिए जो ब्रेक पैड का कंडमिंग लिमिट्स होता है वह 7 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस और टू व्हील ऑफ ICA बोगी इज टेकन फ्रॉम। यानी ICA बोगी के पहियों के जो लॉन्गिट्यूडनल एवं लेटरल जो गाइडेंस होता है उसको लिया जाता है डैशबोर्ड के माध्यम से ICF कोचेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंटेंसिव BPC ऑफ वैगन एयर ब्रेक स्टॉक बिकम्स इनवैलिड इफ द ट्रेन इज स्टेबल फॉर मोर देन डैश आवर्स इन एग्जामिनेशन यार्ड। अगर इसमें अगर बात करें तो कौन से कंडीशंस में हमारा इंटेंसिव BPC ब्रेक पावर्स जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है। जब भी हमारा कुछ सर्टेन कंडीशन है कि अगर एग्जामिनेशन यार्ड में अगर हमारा रेक स्टेबल रहता है मोर देन 24 आवर्स तो इस कंडीशन में हमारा ब्रेक पावर जो है वह इंटेंसिव का वह इनवैलिड हो जाएगा। इस दूसरा कंडीशन हमारा है कि अगर 4 और मोर वैगन्स की अगर डिटैच या अटैच करता है रेक के कंपोजिशन से तो इस कंडीशन में भी हमारा BPC इनवैलिड हो जाता है इंड टू इंड के केस में। थर्ड कंडीशन होता है कि अगर हमारा इंटेंसिव वैगन में अगर लोडेड कंडीशन में हो तो उस दौरान हमारा डेस्टिनेशन मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज BPC इंड टू इंड का इनवैलिड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रू और फॉल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ बायोटायर्स टैंक्स होता है वो
400 लीटर्स का होता है, तो यह हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह 400 लीटर्स का इसका टोटल वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ट्रू और फॉल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि फीबा सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज, यानी जो फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है वो हमारा एलएचबी कोच में प्रोवाइड होते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचों की उच्च गति क्षमता कितना होता है, तो यह रन करवाया जा सकता है 160 kmph पर, साथ ही साथ इसको अपग्रेड करके हम 200 kmph पर यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जो स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे वो कौन थे, तो यह जॉन मथाई पहले रेल मंत्री थे स्वतंत्र भारत के थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रू और फॉल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि एनरोबी बैक्टीरिया यूज्ड इन बायोटाइड्स, तो ये इसमें सही हो जाएगा। जो हमारा एनरोबी बैक्टीरिया है वो बायोटाइड्स के अंतर्गत यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रू और फॉल्स है कि जे टाइप की जो सेफ्टी ब्रैकेट होता है वो यूज में लिया जाता है बॉय टॉयलेट टैंक के अंतर्गत, तो जरूर डेफिनेटली ये लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा यह ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेन इमरजेंसी चैन पुलेट ब्रेक एक्सीलेटर इन एलएचबी बिल, जब इमरजेंसी कंडीशन में जब हमारा चेन पुलिंग किया जाता है तो उस कंडीशन में जो एलएचबी कोच में जो हमारा ब्रेक एक्सीलेटर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है और गाड़ी में ब्रेक लगाने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ सीबीसी एबव रेल, रेल के स्तर से लाइन से जो मैक्सिमम हाइट होता है सीबीसी का वो 1105 mm का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रू और फॉल्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा सीडीटीएस सिस्टम होता है वो इज नॉट प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज, यानी क्या एलएचबी कोचों में सीडीटीएस सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो यह रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यह प्रोवाइडेड किया जाता है। यहाँ पर सीडीटीएस का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम होता है, जिसका प्रावधान किया गया है एलएचबी कोच में प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पर नॉट प्रोवाइडेड की रिगार्डिंग पूछे गए थे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मिनिमम बफर हाइट पूछा गया है कोचेज का रेल लेवल से, तो वह 1030 mm का मिनिमम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वैगन व्हील मस्ट नॉट बी अलाउड टू रन इफ टायर थिकनेस इज लेस देन, यानी यदि टायर की जो मोटाई थिकनेस है वो कितने mm से अगर कम लेस हो जाता है तो उस कंडीशन में हम वैगन व्हील को चलाने की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसमें अगर बात करें हम कि जो हमारा टायर का जो थिकनेस है अगर वह 25.4 mm से बिलो अगर होता है तो उस कंडीशन में हम अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो यहाँ पर पूछे गए हैं LWGA CCW स्टैंड्स फॉर, यानी यहाँ पर किसी एक कोच का कोच कोड दिया गया है। यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि जो यह कोड दिया गया वो कौन से कोच का कोड है। तो LWGA CCW की अगर बात करें तो यह मेनली AC सेकेंड क्लास जो स्लीपर सेल्फ जनरेशन टाइप होता है हमारा उस कोच का कोड दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सेल्फ जनरेशन जो होता है उसे हम SG से इंडिकेट करते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम कि जो AC सेकेंड क्लास स्लीपर
एंड ऑन जनरेशन की अगर बात करें हम, तो एंड ऑन जनरेशन के लिए जो कोच कोड होता है हमारा, वो केवल LWACCW होता है। यहाँ पर ध्यान रखें जी नहीं लगा रहता है, जी इंडिकेट किया जाता है SG वाले जो कोचेज होते हैं हमारे, उसके लिए यह यूज किया जाता है LHB कोच के केस में। वहीं अगर बात करें हम नॉन AC सेकेंड क्लास 3 टियर सेल्फ जनरेशन की अगर बात करें कोच कोड की, तो यह कोच कोड लिया जाता है हमारा LWGSCN लिया जाता है। वहीं हम बात करें AC चेयर कार की, तो चेयर कार्ड के लिए मेनली हमारा CZ कोड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम पूरे कोड की अगर बात करें ऐसी चेयर कार के केस में LHB कोचेज में, तो यह हमारा LWSCZ और AC जो लिया जाता है वो एयर कंडीशंस के लिए लिया जाता है। ये सारे जो कोचेज का जो टाइप्स दिए गए हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका एज पर क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डज द एक्रोनिम्स वाइल्ड स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे के संदर्भ में जो वाइल्ड कोड का यूज किया जाता है, उस कौन से संक्षिप्त कोड का इसका जो विस्तारित रूप होगा कौन सा होगा। तो वाइल्ड के केस में अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, यानी व्हील पर कितना इम्पैक्ट वगैरह आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वाइल्ड हमारा लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ARME यानी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वाहन होता है जो हमारा इज नॉट लोकेटेड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ बाल्टिया डिवीजन, यानी जो बाल्टिया डिवीजन के अंतर्गत जो 4 ऑप्शंस प्लेसेस दिए गए हैं कि कौन से स्थान पर हमारा ARME लोकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो विशाखापट्टनम के अंतर्गत यह लोकेटेड है, रायगढ़ के अंतर्गत भी लोकेटेड है, कोरापुट के अंतर्गत भी, लेकिन जो हमारा किरंदुल जो हमारा प्लेसेस है यहाँ पर ARME लोकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो हु इज द अथॉरिटी टू सैंक्शन स्पेशल डिजेबिलिटी लीव, यानी जो स्पेशल डिजेबिलिटी लीव जो होता है उसके लिए जो सैंक्शन अथॉरिटी होते हैं वो ADRM होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए रेलवे मैन शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग, यानी कोई भी रेल कर्मचारी अगर लीव लेता है और सारे की अगर मैच एक दूसरे से करेक्ट करता भी है तो कितने पीरियड के बाद वह पीरियड एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर बात करें तो 5 ईयर्स से ज़्यादा लीव का कंटिन्यूअस पीरियड किसी भी कंडीशंस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज इंटाइटल्ड फॉर हॉस्पिटल लीव, यानी किस प्रकार के कर्मचारी के को हॉस्पिटल लीव के लिए हकदार होते हैं। तो इसमें ग्रुप डी स्टाफ को लिया जाता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीन अ रेलवे एम्प्लॉइज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली अ माइनर पेनाल्टी इज इम्पोज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेंशन पीरियड इज एज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब कोई रेलवे कर्मचारी को सस्पेंशन पीरियड में रखा गया हो, साथ ही साथ केवल और केवल छोटी शास्ति यानी माइनर पेनाल्टी इम्पोज किया गया हो, तो उस कंडीशंस में जो उसका सस्पेंशन का ट्रीटमेंट है उससे किस प्रकार कंसीडर किए जाएंगे, तो उसको एज अ ड्यूटी के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए जो हमारा सस्पेंशन पीरियड है वो माइनर पेनाल्टी के तौर पर किया गया है, तो इस केस में जो ट्रीटमेंट वाले पीरियड होता है उसे ड्यूटी पीरियड के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी व्हेन एन एम्प्लॉयज, कब कर्मचारी किस स्थिति में होगा तो उसे इंक्वायरी करने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो जब भी कोई कर्मचारी अगर
क्रिमिनल चार्ज के केस में अगर कन्विक्ट हुआ हो तो उस केस में इंक्वायरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू बियर द टाइटल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स इन रेलवेज। यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट रेलवे के जो अनुशासन एवं अपील नियम के तहत शीर्ष धारण करता है, तो वो कौन सा रूल है। तो यह कर्मचारी के लिए लाया गया था डिसिप्लिन के लिए। तो यह रेलवे सर्वेंट जो हमारा डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, प्रिविलेज पास और पीटीओ आर एडमिसिबल व्हेन अ स्टाफ इज ऑन। यानी जो विशेषाधिकार पास और पीटीओ होते हैं, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, कब जारी किया जाता है। तो यह किसी भी कंडीशन में जारी किया जा सकता है, जब अगर कोई कर्मचारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर हो या स्टडी लीव पर हो या स्पेशल डिजेबिलिटी लीव पर, किसी भी एनी काइंड ऑफ लीव के केस में उसे प्रिविलेज पासेस या पीटीओ जारी किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो स्प्लिट पासेस आर इशूड टू बीच रेलवे सर्वेंट। यानी जो स्प्लिट पास इशू किए जाते हैं वो किस प्रकार के रेल सेवक को, रेल सर्वेंट को इशू किया जाता है। तो इसमें किसी भी क्लास के ऑफिसर्स हो या एम्प्लॉयज हो, चाहे वो ग्रुप ए या बी के ऑफिसर्स हो या ग्रुप सी एंड डी के एम्प्लॉयज हो, किसी भी प्रकार के कर्मचारी को स्प्लिट पास जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल रेलवे सर्वेंट। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, रिप्लाई टू द चार्ज मेमोरेंडम बाय द चार्ज ऑफिशियल हैज टू बी डन विद इन। यानी जो चार्ज ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा जो चार्ज मेमोरेंडम का जो रिप्लाई देना होता है वो कितने पीरियड के अंदर देना होता है। तो इसके लिए टाइम पीरियड रखा गया है 10 डेज के अंतर्गत उसे रिप्लाई देना अनिवार्य होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पैटर्निटी लीव। यहाँ पर पीएल के बारे में बात किया जा रहा है, जो मेल रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है। इसमें जो टाइम पीरियड रखा गया है कितने दिन का, 2 सर्विंग चिल्ड्रेन के केस में यह दिया जाता है पैटर्निटी लीव, और इसके लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 15 डेज का दिया जाता है, जिसे उसे डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड से 6 महीने के अंतर्गत ही लेना होता है, अदरवाइज पीएल को लैप्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 15 डेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20 इफ एच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 2 एंड व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। यहाँ पर बोला जा रहा है कोई 5 संख्याओं का औसत क्या होना चाहिए यदि प्रत्येक संख्या को 2 से दुगुना किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न अंग्रेजी वाले फॉर्मेट को आप ध्यान से पढ़ें कि जो हमारा 5 अंकों का कोई एवरेज 20 दिया गया है। जब प्रत्येक संख्या जो 5 संख्या है प्रत्येक में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो नया एवरेज निकल कर आएगा वो क्या होगा। तो पहले हमारा 20 था, बाद में हमें प्रत्येक संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट हुआ। तो इस केस में अगर बात करें हम तो सिंपली आप यहाँ पर जो आपका एवरेज निकल कर आ रहा है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यह आपका न्यू एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो 40 निकल कर आएगा, यही आपका न्यू एवरेज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सोल्व द इक्वेशन फॉर x। यहाँ पर x के वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 5x दिया गया है, -13 दिया गया है और इक्वल के राइट साइड में हमारा 2x + 8 दिया गया है। यहाँ पर 2x को लेफ्ट साइड लिया है तो आपका 5x - 2x हो जाएगा और 13 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो आपका 13 + 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5x में से जब आप 2x को घटाएंगे तो 3x होगा जो कि इक्वल होगा 21 के। यहाँ पर 3 से जब आप 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में ये कटेगा तो यह आपका x के वैल्यू जो निकल कर आएगा वह 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है।
यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो फाइंड HCF यानी हाई कोएफिशिएंट फैक्टर यहाँ पर निकालना है। 3 नंबर्स दिए गए हैं, 12, 16 एवं 24 दिए गए हैं। तो इस केस में अगर बात करें HCF की, तो यहाँ पर सिंपली तीनों का आप फैक्टर निकाल लें, जिससे आप आसानी हो जाएंगे HCF निकालने के लिए। तो 12 का अगर फैक्टराइजेशन आप करते हैं अगर, तो आपका निकल कर आएगा 2 × 2 × 3 निकल कर आएगा। फिर इसी प्रकार आप 16 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 2 × 2 निकल कर आएगा। इसी प्रकार आप 24 का अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो आपका 2 × 2 × 2 × 3 निकल कर आएगा। यहाँ पर HCF का हाई कोएफिशिएंट फैक्टर निकालने में आप तीनों में अब कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर यहाँ पर कौन से होंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वह 2 × 2 तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो HCF निकल कर आएगा वह केवल और केवल 2 × 2 = 4, इसका HCF तीनों दिए गए नंबर्स का HCF 4 होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पर कौन सा 4 ऑप्शंस में दिए गए एक संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर होगा। सबसे पहले ये आप जान ले कि कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर या सेम टू सेम अपोजिट होता है या प्राइम नंबर्स के अपोजिट होते हैं। जैसे आप प्राइम नंबर जानते हैं यानी जो केवल और केवल एक और केवल स्वयं से डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसी प्रकार जो कंपोजिट नंबर होता है वो कम से कम 2 या उससे ज़्यादा संख्या से डिविजिबल होना चाहिए, तो उस संख्या को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा एक को आप कंसिडर नहीं करें, नहीं तो यह कंपोजिट नंबर होता है, नहीं यह प्राइम नंबर होते हैं। तो दो हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा भी प्राइम नंबर है, क्योंकि यह केवल एक और खुद से डिवाइड हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जब हमारा 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल डिविजिबल हो तो उस कंडीशन में कंपोजिट नंबर होंगे। 4 को हम 1, 2 और 4 से डिवाइड 3 कंडीशन से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी यह 2 से ज़्यादा से डिविजिबल है, तो यह हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पिक द ऑड मैन आउट, यानी यहाँ पर 4 नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर ऑड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सिंपली इस प्रकार के प्रश्न को जैसे ही आपको ये संख्या दे तो तीनों को आप ऐड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर 154 दिया गया है आपका, जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 10 निकल कर आएगा। उसी प्रकार आप 244 को आप ऐड करेंगे तीनों को तो आपका 10 निकल कर आएगा। उसी प्रकार आप 361 को अगर ऐड करते हैं तो आपका 10 निकल कर आएगा। लेकिन जैसे ही अगर लास्ट वाले टर्म जो आपका 428 है इसको आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपका 40 निकल कर आएगा, जो कि तीनों से अलग है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो 428 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस्ड गरबी टूर अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम टू शोकेस हेरिटेज ऑफ विच स्टेट्स, यानी भारतीय रेलवे ने किस राज्य की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गरबी टूर का शुरुआत किया है। तो यहाँ पर गुजरात स्टेट्स के अंतर्गत जो भारतीय रेलवे ने गरबी गुजरात के दौरे के लिए के रूप में एक भारत जो गौरव डिलक्स जो एसी पर्यटक ट्रेन है उसके शुरुआत किया है, जिसका उद्देश्य जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य की जो प्रदर्शनी है उसमें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा तो गुजरात स्टेट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स एडमिनिस्ट्रेट्स द मैथेरान हिल रेलवे, जो मैथेरान जो हिल रेलवे स्टेशन है हमारा वो किस जोन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सेंट्रल रेलवे के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैराथन जो मैथेरान हिल रेलवे है इसे शॉर्ट फॉर्म में हम MHR के तौर पर यूज करते हैं, जिसको ऑनर किया जाता है
सेंट्रल रेलवे के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं कहीं कहीं आपसे DHR यानी दार्जिलिंग हिल रेलवे स्टेशन जो हमारा है उसके रिगार्डिंग में पूछा जाता है, तो यह NFR के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर मैच द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विथ दियर लोकेशन। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कुछ 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, उसका लोकेशन दिया गया है, इसे हमें मैच करना है सही सही। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो चित्तरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स है, जहाँ पर लोकोमोटिव्स को मैन्युफैक्चर्स किए जाते हैं। यह पश्चिम बंगाल स्टेट्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो मैच होगा हमारा वो हम वेस्ट बंगाल के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए का 3 से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सेकेंड हम बात करें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की, जो कि पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु के अंतर्गत है। तो यहाँ पर बी का कॉम्बिनेशन हमारा 1 के साथ बन जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें अगर तो व्हील एंड एक्सल प्लांट, जो कि जब ही करंट में जो हमारा रेल व्हील फैक्ट्री है RWF, इसका पुराना नाम हमारा व्हील एंड एक्सल प्लांट है, जो कि यलहंका बेंगलोर कर्नाटका के अंतर्गत एग्जिस्ट करता है, जहां पर हमारा व्हील एवं एक्सल प्लांट्स का मैन्युफैक्चर्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सी का जो मैच होगा वह 4 के साथ हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें रेल कोच फैक्ट्री यानी RCF का, तो RCF जो कि हमारा कपूरथला पंजाब के अंतर्गत है, तो 2 का हमारा जो डी का कॉम्बिनेशन 2 के साथ होगा। तो इस प्रकार हम ऑप्शन की अगर फाइंड आउट करें अगर, तो ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार का दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच स्टेट ऑफ इंडियन डज नॉट हैव अ रेलवे लाइन्स, यानी भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन्स नहीं है। चूंकि यहाँ पर प्रश्न पुराने ट्रेन पर पूछा गया है, पुरानी ट्रेन पर मेघालय स्टेट के अंतर्गत यह रेलवे लाइन्स नहीं हुआ करता था, जिसमें 2014 में मेंती फातर जो हमारा पाथर रेलवे स्टेशन है, जो कि हमारा दूधरोई जो हमारा असम के अंतर्गत है, वहाँ पर इसको कनेक्ट करके बनाया गया था। तो यहाँ पर मेघालय स्टेट के अंतर्गत भी हमारा रेलवे स्टेशन एग्जिस्ट करता है, तेलंगाना के अंतर्गत भी करता है और उड़ीसा के अंतर्गत भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय स्टेट्स में हमारा 2014 के बाद हमारा रेलवे लाइन्स को बनाया गया था, जो कि हमारा अगर बात करें तो जो हमारा मेंदी पैथर स्टेशन जो हमारा है उनको बनाया गया था 2014 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज 200 किलोमीटर, ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन द गिवन प्लेसेस इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 2 प्लेस के बीच जो डिस्टेंस है वह 200 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में किसी को एक ट्रेन को 4 घंटे का समय लगता है। तो इसका स्पीड पूछा गया है। चूँकि आप जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम का। यहाँ पर डिस्टेंस आपका 200 किलोमीटर दिया गया है और यहाँ पर आपका 4 घंटे का समय दिया गया है। यहाँ पर आपसे स्पीड निकालना है, तो 4 से जैसे ही आप 200 को कट करेंगे तो 50 kmph निकल कर आएगा, जो कि इसका स्पीड लिमिट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट डज HAZ स्टैंड्स फॉर, HAZ का क्या अर्थ होता है, तो यह हीट अफेक्टेड जोन को इंडिकेट करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई कोरोजन रेसिस्टेंट, निम्नलिखित में से किस में उच्च संक्षारण प्रतिरोध होता है। तो इसमें बेल्ट जॉइंट जो होता है वो हमारा हाई कोरोजन रेसिस्टेंट्स के तौर पर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, तो 2 हाई बेल्डिंग करेंट इन आर्क बेल्डिंग वुड रिजल्ट इन, यानी जो आर्क बेल्डिंग में अगर काफ़ी हाई मात्रा में अगर बेल्डिंग करंट हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा।
तो इसका रिजल्ट की अगर बात करें तो इसमें इरेगुलर डिपॉजिट की संभावना बना रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग्स प्रोसेस यूजेज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोज इलेक्ट्रोड्स का उपयोग करता है। तो यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की अगर बात करें हम, तो इसमें हमारा MIG वेल्डिंग जो होता है वो हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का यूज करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, साइन बार इज यूज्ड टू मेजर, यानी साइन बार का प्रयोग किसको मेजर करने के लिए किया जाता है। तो यह एंगल्स को जो मेजर किया जाता है वो साइन बार के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एक्सटर्नल टेपर कैन बी एक्यूरेटली मेजर विद द हेल्प ऑफ, यानी जो एक्सटर्नल टेपर होता है वो किसकी सहायता से एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो हमारा साइन बार एंड स्लिप गेज के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, यानी व्हील गेज को मापा जाना चाहिए ऑफ लोड कंडीशंस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर PPE, यानी जो PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। यानी जब भी कोई आप काम कर रहे हैं तो सेफ्टी पर्पस के लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, वो PPE के अंतर्गत होता है कि नहीं। तो यहाँ पर सेफ्टी शूज होता है ही है, आई शील्ड होता है वेल्डिंग के दौरान, और हेलमेट का भी यूज किया जाता है, यानी ऑल ऑफ द एबव आर PPE। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कॉटन ग्लव्स प्रोवाइडेड सुपीरियर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोसिव केमिकल्स, जो हमारा खतरनाक जो संक्षारक केमिकल्स होते हैं उसके लिए सुपीरियर होता है प्रोटेक्शन के लिए कॉटन ग्लव्स, कतई नहीं। यहाँ पर हमारा अगर बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यह सुपीरियर के लिए पूछा गया था। तो सुपीरियर केस में यह सही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, हैंड वाइस इज यूज्ड फॉर, जो हमारा हैंड वाइस का उपयोग किया जाता है कोई भी छोटा वर्क्स करने के लिए, उसे होल्ड डाउन करने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट को छोटा वर्क्स, तो उसके लिए हम हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट टू फॉलो, यानी जो विद्युत धारा जो प्रभावित होने के लिए कौन जिम्मेवार होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज अ ट्रांसफार्मर डू इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। तो ट्रांसफार्मर की अगर काम की बात करें हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंतर्गत, तो यह मेनली हमारा वोल्टेज लेवल को अप या डाउन करने का काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इट स्टेप्स अप और स्टेप डाउन्स वोल्टेज लेवल्स। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राउंड वायर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो ग्राउंड वायर होता है हमारा अर्थिंग वायर, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो यह मेनली जो यूज लगाए जाते हैं, इसका काम होता है कि जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स या कोई से पाथ क्रिएट करना हो तो उसके लिए जो हमारा ग्राउंड हो उसमें यह प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यानी यहाँ पर बात करें तो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड क्रिएट अ सेफ पाथ फॉर करंट टू फॉलो टू द ग्राउंड, यानी कोई हमारा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ होता है तो उस दौरान कोई सेफ पाथ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल जो हमारा करंट के मूवमेंट के लिए, तो वो हमारा ग्राउंड में आसानी पूर्वक चला जाए
तो इसलिए हम ग्राउंड वायर यानी अर्थिंग वायर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट कंपोनेंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम एक्सेसिव करंट फ्लो, यानी जो एक्सेसिव करंट फ्लो को प्रभावित होने से हम अगर बात करें तो कौन सा कंपोनेंट हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें अगर बात करें हम अगर एक्सेसिव करंट की, तो इस कंडीशन में अगर हम फ्यूज जो होता है हमारा वो हमारा प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली सर्किट ब्रेक करने का काम करता है फ्यूज। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बात करें अगर, तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो प्राइमरी पर्पस इसका होता है कि जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करना और साथ ही साथ जो हमारा करंट है उसको डिक्रीज करने का काम हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू इंक्रीज वोल्टेज एंड डिक्रीजेज करेंटेड। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग वर्किंग इक्विपमेंट इन द करेक्ट वे, यानी सही तरीके से काम करने वाले उपकरणों का उपयोग करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है। सही तरीके से काम कोई किया जाए और सही तरीके से इक्विपमेंट का यूज किया जाए, इसके लिए जो जिम्मेवार होता है वो वर्कर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोपिंग, यानी प्रोपिंग का यहां पर उद्देश्य पूछा गया। द क्रेन ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब भी क्रेन ऑपरेशन में हो तो उस दौरान जो प्रोपिंग का उद्देश्य होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो प्रोपिंग इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमारा जो कोई अनभिन्न प्लेसेस में हमारा क्रेन अस्थायी पूर्वक खड़ा रहे, तो उसके लिए हम प्रोपिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू कीप द क्रेन स्टेबल ऑन अनइवन ट्रेन। अस्थायी प्लेसेस में क्रेन को स्टेबल रखने के लिए हम प्रोपिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी सेफ्टी फीचर्स यूज्ड इन ईओटी क्रेन सिस्टम टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग, यानी ओवरलोडिंग को रोकने के लिए जो ईओटी क्रेन सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले जो प्राइमरी सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो क्या होता है। तो जब भी हम कोई ईओटी क्रेन का एक लिमिटेशंस होता है कि उसके एक मैक्सिमम लिमिट्स होते हैं उसको पुल आउट करने के लिए, उठाने के लिए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ओवरलोड ना हो जाए, तो इसमें कुछ इंडिकेटर लगे होते हैं लोड सेंसर का, वो हमें इंडिकेट करता है, जो कि प्राइमरी फीचर्स के तौर पर, सेफ्टी फीचर्स के तौर पर हमारा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोड सेंसर। यहाँ पर एक और बात आप ध्यान रखिए, जो ईओटी क्रेन है वहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कितनी तरह के मोशंस होते हैं। तो यह मेनली 3 तरह के मोशंस होते हैं इसके अंतर्गत। एक हमारा होता है होस्टिंग मोशंस, दूसरा होता है हमारा क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट, और एक होता है हमारा लॉन्ग ट्रैवल मूवमेंट। तो 3 तरह के मोशंस मेनली इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन के अंतर्गत होता है। तो यह आप एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 3 मोशंस मेनली होते हैं ईओटी क्रेन से, और इसमें जो फीचर्स होता है वो लोड सेंसर होता है, प्राइमरी सेफ्टी फीचर्स के तौर पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ कैन अ क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रेल वर्कशॉप कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशंस। यहाँ पर पूछे जा रहा है कि किस प्रकार एक रेलवे वर्कशॉप कंट्रीब्यूट करता है काम की एफिशिएंसी या मेंटेनेंस में जब वो रिपेयर ऑपरेशंस के दौरान। क्लीन ऑर्गेनाइज वे की तौर पर अगर बात करें तो यह रिड्यूस करता है टाइम स्पेंड्स को, कोई टूल्स को सर्च करना हो, इक्विपमेंट को सर्च करना हो, चाहे कोई हमारा
फास्टर रिजल्ट की ज़रूरत हो तो उसमें यह एफिशिएंसी, अगर क्लीन और ऑर्गेनाइज वे में अगर कोई आइटम वगैरह रखा गया हो तो उसमें यह एफिशिएंसी में हमारा कंट्रीब्यूट करने का काम रियल वर्कशॉप करता है। यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह टाइम को मेनली रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो हाउ मेनी शॉक एब्जर्वर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में कितने शॉक एब्जर्वर्स की संख्या यूज किया जाता है प्रत्येक कोच। तो यहाँ पर मेनली हम अगर बात करें तो प्रत्येक बोगी में चारों चक्कों के पास हमारा प्राइमरी शॉकर्स लगा होता है, प्राइमरी वर्टिकल शॉकर्स, जिसकी संख्या पर बोगी 4 की संख्या में होंगे। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स जिसे हम शॉकर्स बोलते हैं वो उसकी संख्या हमारा 2 की संख्या में होंगे। लेटरल डैम्पर प्रत्येक बोगी 1 की संख्या में होता है। वहीं यो डैम्पर जो हमारा बोगी बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है उसकी संख्या प्रत्येक बोगी 2 की संख्या में होते हैं। इस प्रकार अगर बात करें हम तो टोटल हमारा 4 टाइप्स के हमारा शॉक एब्जर्वर्स यूज किए जाते हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो टोटल 9 की संख्या में प्रत्येक बोगी हमारा शॉकर्स की संख्या यूज किया जाता है। अगर प्रत्येक कोच की अगर बात करें तो 18 की संख्या में हमारा प्रत्येक कोच में शॉक ऑब्जर्वर्स यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ कंप्रेसर टू प्रिवेंट ओवर प्रेशराइजेशन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कभी जब हमारा कंप्रेसर्स ऑपरेट में हो, ऑपरेशंस के दौरान हमारा ओवर प्रेशराइजेशन नहीं हो तो इसको रोकने के लिए हमारा कंप्रेसर्स के दौरान जो हमारा सेफ्टी फीचर्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, वो क्या होना चाहिए। तो इसमें अगर बात करें हम तो सबसे पहले यहाँ पर जो सेफ्टी रिलीफ वाल्व होता है उसे हमारा रिलीज करना चाहिए एक्सेस प्रेशर के द्वारा। जब भी कोई एक्सेस प्रेशर बनता है तो उसे रिलीज कर दे। जो हम सेफ्टी रिलीफ वाल्व होता है उसके मदद से हम एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देंगे, जिससे हमारा जो ओवर प्रेशराइजेशन की समस्या है उससे हम राहत पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेफ्टी मेजर्स होना चाहिए। जब हमारा कंप्रेसर्स के अंतर्गत एक्सेस प्रेशर बने तो उस दौरान हम सेफ्टी रिलीफ वाल्व का प्रयोग करके हम प्रेशर को बाहर कर दें ताकि हमारा ओवर प्रेशराइजेशन की समस्या ना आ सके। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्रेसर्स व्हाट इज CFM एन एब्रीविएशन फॉर। कंप्रेसर के ऑपरेशन के संदर्भ में जो CFM का क्या मतलब होता है तो CFM का फुल फॉर्म की अगर बात करें हम तो इसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर मिनट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन AC LHB कोचेज इज, यानी AC LHB कोचों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेबल फॉर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर, यानी अगर कोई इलेक्ट्रिकल फायर्स होता है अगर तो उस दौरान जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, वो हमारा COT टाइप्स होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है विच पावर टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर ड्राइविंग स्क्रू एंड बोल्ट्स विच हाई टॉर्क एंड प्रिसीजंस, यानी उच्च टॉर्क और सटीकता के साथ स्क्रू और बोल्ट चलाने के लिए आमतौर पर कौन सा पावर टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो इम्पैक्ट ड्राइवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब हमारा जो स्क्रू और बोल्ट्स को अगर हाई टॉर्क वैल्यू और प्रिसीजन के साथ अगर ड्राइव करना हो तो हमें इम्पैक्ट ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आई होल ऑफ अ हैमर इज जनरली, यानी जो हैमर का जो आई होल्स होता है वो जनरली तौर पर जो हमारा
टेपर्ड होता है बोथ एंड पर, यानी जो बीच के जो एंड होते हैं वहाँ पर टेपर्ड होते हैं वो दोनों एंड पर, ताकि जो हमारा वर्ड्स वगैरह को अगर इंटर करना हो तो आसानी पूर्वक उसे इंटर कराया जा सके। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टेपर्ड एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो हाउ डज अ वॉकी टॉकी डिफर फ्रॉम अ सेल फोन इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो हमारा वॉकी टॉकी यूज किया जाता है उसमें जो हमारा सेल फोन के मुकाबले किस प्रकार वेरी करता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो जो वॉकी टॉकी होता है उसे किसी भी सेल टावर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि अगर बात करें सेल फोन की तो वह किसी न किसी सेलुलर नेटवर्क टावर्स होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर वह निर्भर रहना पड़ता है, या दोनों में हमारा डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए खासतौर पर जो लोको पायलट्स या जो हमारा ट्रेन मैनेजर्स होते हैं उसे वॉकी टॉकी का यूज करने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो व्हाट इज हक बोल्टिंग प्राइमरली यूज फॉर इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जो हमारा हक बोल्टिंग प्राइमरली यूज किया जाता है, तो इसका प्राइमरली जो उद्देश्य होता है एप्लीकेशंस होते हैं कि ज्वाइनिंग एवं फास्टिंग स्टील कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे उसको आसानी पूर्वक ज्वाइन और फास्टिंग किया जा सके, इसलिए हमारा हक बोल्टिंग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू फ्लश एन आई डेट हैज बीन एक्सपोज्ड टू अ केमिकल हैव द इंजर्ड आई दैट्स द अनअफेक्टेड आई। यहाँ पर बोला जा रहा है कोई अगर आई के अंतर्गत कोई केमिकल चला जाए तो उसको फ्लश करने के लिए जो इफेक्टेड आई को अनइफेक्टेड आई के लेवल्स डैश लेवल पर रखना चाहिए, तो जो हमारा इंजर्ड आई होता है उसे हमारा लोअर रखना पड़ता है रेदर देन जो हमारा अनइफेक्टेड आई होता है। तो यहाँ पर हमारा जो बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट शुड यू डू फॉर अ पर्सन हु शोज साइंस ऑफ हीट स्ट्रोक, या कोई पर्सन हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस दौरान आप क्या करेंगे। तो उस दौरान अगर बात करें हम तो रैपिडली कूल करेंगे पर्सन्स को बाय इमर्सिंग इन वाटर अप टू द नेक, यानी जो हमारा नेक तक का जो हम वाटर इमर्सिंग करते हैं ताकि उसे मैन को हम कूल कर किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट 10 प्रश्न जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दिया गया है, जिसमें पहले प्रश्न की बात करें तो व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो यह आर्टिकल 345 यानी 345 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई राज्य अपना स्वयं से कोई राजभाषा चुन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच मिनिस्ट्री टेक्स इम्पोर्टेंस डिसीजन पर्टेनिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा के संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है। तो यह होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट्स प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। तो यह पार्ट 17 यानी भाग 17 के अंतर्गत किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन, यानी संघ के आधिकारिक प्रयोजन के लिए किस प्रकार के अंकों का उपयोग किया जाता है। जो न्यूमेरल्स यूज किया जाता है ऑफिशियल पर्पस के लिए वह इंटरनेशनल फॉर्म्स ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स होता है, जिसका यूज यूनियन के लिए ऑफिशियल पर्पस के तौर पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑन विच डेट
पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, यानी संविधान का भाग 17 किस तारीख को संसद में पारित किया गया था। तो इसमें अगर बात करें हम पारित के लिए तो यह मेनली 14 सितंबर 1949 को यह पारित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को जो हमारा पार्ट 17 है उसको यह पारित किया गया था संविधान के अंतर्गत, संसद के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु स्टेट्स फॉल्स अंडर विच रीजन, यानी राजभाषा नियम के अनुसार जो तमिलनाडु राज्य है उसे किस क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है। तो यह रीजन सी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो निर्धारित प्रारंभिक, यहाँ पर ध्यान रखें एलिमेंट्री हिंदी कोर्सेज यानी प्रारंभिक हिंदी कोर्सेज के बारे में पूछा जा रहा है जो कि प्रबोध बताए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रबोध। वहीं अगर आपसे फाइनल पूछा जाता तो फाइनल केस में यह प्राज्ञ होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमिटी, यानी जो डिवीजन लेवल पर जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं वह डीआरएम होते हैं, मंडल रेल प्रबंधक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु प्रिपेयर्स एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है। तो यह होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय तैयार करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।